नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको दर्पण सूत्र पढ़ाने वाला हूं। आपसे सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें। ठीक है, किसी भी गोलीय दर्पण में। आपको मालूम है गोलीय दर्पण में हम लोग दो ही पढ़ते आ रहे हैं, उत्तल और अवतल। तो आपको जिसमें याद है उसमें प्रूफ कर सकते हैं। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये किसी भी बोर्ड में पूछते हैं। बिहार बोर्ड में 2022 में अर्थात फरवरी में हुआ था, उसमें आया था यह सवाल। तो आपको पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें। उसका मतलब ये होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या और भी तरीका हो सकता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को साबित करें। या ऐसे भी पूछ सकता है किसी गोलीय दर्पण में u v f के बीच संबंध स्थापित करें। क्या संबंध है u v f? तो u v f देखिए, संबंध का मतलब एक रिश्ता होता है जो आप लोग जानते हैं। तो यू भी एफ तीनों उसमें शामिल रहना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, संबंध। जो ये तीनों का शामिल है, तो यही फार्मूला है जो तीनों इसमें शामिल है। वरना आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, इसमें यू है, भी है, नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब यू भी एफ में अगर संबंध बताएगा तो यही वाला आपसे पूछेगा। समझ गया? तो यही आपका सवाल पूछने का तरीका है। और भी है, पर आपको यही आंसर, कुछ भी है सवाल, आंसर उसका क्या है, यही है, जवाब आपको यही देना है। अब हम आपको बता रहे हैं पहले अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम इसको प्रूफ करते हैं, इसके बाद फिर किस में करेंगे, उत्तल में। आपको जिसमें अगर पूछता है कि कोई भी गोलीय दर्पण में प्रूफ करे, कर दीजिएगा, जिसमें याद होगा उसमें कर दीजिएगा। लेकिन सवाल अगर पूछ देगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें, तो अवतल में ही कीजिएगा, और उत्तल में कहेगा तो उत्तल में। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आपको एक चित्र बनाना होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है, आप देख सकते हैं। ये अवतल दर्पण है, एक्स वाई है ना जी। ये एक्स वाई अवतल दर्पण है, और ये एक प्रतिबिंब की स्थितियां है जो हम पढ़ाए थे अवतल दर्पण में। कहाँ है, वक्रता केंद्र और इधर क्या होता है, अनंत के बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है ना। उसी को हम यहाँ पे दिखाए हैं, और इसी के सहारे हम लोग दर्पण सूत्र साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो एक्स वाई क्या है, अवतल दर्पण है, और ये ओ ए क्या है, वस्तु रखा हुआ है। ठीक है ना, वस्तु रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बी आई बन रहा है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। और यह क्या है, एडी और एपी क्या है, आपतित किरण, आने वाले को आपतित किरण ना बोलते हैं। और इधर से देखिए क्या है, पीबी और डीपी लौट रहा है, तो ये क्या आ गया, परावर्तित किरण। और यहाँ देखिए आपतित किरण है, बीच में ये जो प्रधान अक्ष है, कौन, ये बड़ा वाला लाइन सीधा जो गया उसको क्या बोलते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष है, जो इस समय क्या काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है ना जी। जिसके वजह से ये आई कोण बन गया और ये आर कोण बन गया। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आर को अपवर्तन कोण। नहीं होता, अरे ऐसे पढ़े थे ना प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये बीच वाला जो अभिलंब ना होता है, उसी तरह ये प्रधान अक्ष अभी क्या कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। और आने वाला किरण के साथ जो बनता है वो आपतन कोण होता है, और लौटने वाला किरण के साथ जो कोण बनता है वो क्या बनता है, परावर्तन कोण। तो ये हो गया परावर्तन कोण, पढ़ाए थे ना जी। चलिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या लिखे हैं। देखिए, इसमें जो भी यहाँ पे हम लिखे हैं ये आपको लिखना होगा, और ये याद नहीं किया जाता है, चित्र में से देख के ही बता देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, और इसमें लिखे हैं हम, और AD है ना, AP क्या है, आपतित किरण है,
जो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद बी से गुजरती है या लौट जाती है। समझ गया ना? देखो ये भी बी से गुजर रहा है, ये भी बी से ही ना गुजर रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखे? वस्तु ओए, ये वस्तु ओए है। वस्तु ओए को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, एकदम सीधा, समझ गए, दीवार की तरह। तो ये 90 डिग्री के साथ रखा हुआ है वस्तु, जिसका बी आई प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बी आई वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या है, छोटा। अब समझिए ध्यान से, वस्तु ओए है और ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बी आई, ये वास्तविक बन रहा है। बताए थे कि जिधर वस्तु हो और उधर ही प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वास्तविक। और उल्टा क्यों है, वस्तु देखो सीधा है, ये बन रहा है उल्टा, नीचे की ओर बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, उल्टा। तो इसका प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। और आकार क्या है, वस्तु से क्या है, छोटा है। देख रहे हैं, वस्तु इतना बड़ा है और ये छोटा बड़ा है। तो ये हो गया इसका क्या, प्रतिबिंब की स्थितियां। तो हम क्या लिखा है, वही चीज को यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझिए। क्या लिखा है, माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र और AD AP क्या है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद B से गुजरती है। वस्तु OA को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब BI वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा दर्पण के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त होता है। तो BI वस्तु किस पर प्राप्त हो रहा है, प्रधान अक्ष पर ना, ठीक है ना, लेकिन उल्टा प्राप्त हो रहा है। समझ गए? फिर से एक बार फिगर के द्वारा समझिए, जो आपको लिखना है फिगर को देख करके, इसको नहीं देखिए, ये हम लिखा दिया आपको समझने के लिए। किसी को छूट जाता है तो नहीं समझ में आता है, इसीलिए लिखा दिए। चलिए फिर से इस फिगर के द्वारा समझिए। माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसमें FC वक्रता केंद्र, AD और AP आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद B से गुजरती है। वस्तु OA को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, ये प्रधानक्ष है ना, इस पर लंबवत रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब BI वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा दर्पण के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है ना जी। अगर पीछे बनता तो क्या होता, आभासी सीधा एगो बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन उससे प्रूफ नहीं होगा ये दर्पण सूत्र। समझ गए? इसी फिगर से प्राप्त होगा, प्रूफ होगा, इसीलिए हम इस फिगर को बनाए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं, ज्योमेट्री का थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, यानी कि भौतिकी, बगैर मैथ का संभव नहीं। मैथ और फिजिक्स दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। दोनों अगर शामिल नहीं रहेगा तो दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। समझ गए? फिजिक्स की कल्पना होगी नहीं जब मैथ का जानकारी नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा मैथ की ओर चलते हैं, और मैथमेटिकली इसको प्रूफ भी करना है, तो मैथ का आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, हम थ्योरम तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं समरूप थ्योरम का क्या कंडीशन होता है। हम लोग को आगे पढ़ना है समरूप थ्योरम मैथ में, उसका कंडीशन होता है। जैसे देखिए, ये दो त्रिभुज है, ध्यान से समझो, उधर कौन चीज देख रहा, दो गो त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ABC और इसका नाम DEF। ये कहता है कि दोनों त्रिभुज में अगर कोण संगत हो, कोण संगत कोण बराबर हो, तो उसके भुजाएं, उसके संगत भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है। अब संगत कोण कौन होता है, ये समझिए। ए है इसका, और इस त्रिभुज का D, ये संगत कोण हो गया। तो A बराबर अगर D कोण के बराबर हो जाएगा तो ये संगत कोण हो गया, ठीक है। ई वाला भी या इस ई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर C बराबर किसके हो जाएगा, F के। अगर किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज में दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज में सभी कोण
यानी सभी संगत कोण बराबर होता है तो क्या होता है, उसकी संगत भुजा क्या हो जाती है, अनुपातिक। अब संगत भुजा का मतलब क्या हुआ, अगर इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के क्या हो जाएगा, अनुपातिक। अनुपातिक मतलब क्या हो जाता है, बटा में, समझ गए। जैसे ये ए बी है तो इस त्रिभुज का डीई अनुपात में हो जाएगा, समझ में आया। पहले ये त्रिभुज है इसीलिए ऊपर लिखेंगे, बाद में ये है तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे, समझ गए। और इस त्रिभुज का आधार, आधार नीचे वाला को बोलते हैं, तो इस त्रिभुज का भी क्या आधार, आधार ही रहेगा नीचे, ई न कि इधर ई वाला लिख देना, समझ गए। और जब ये होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ, समझ गए। तो ये अनुपातिक होता है और एक दूसरे में क्या होता है, बराबर होता है। कब, ये समरूप त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम है 10th क्लास में, ठीक है ना। अगर ये संगत कोण बराबर होगा तो इसके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है और एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए। तो यही इसमें हम लोग दो दो त्रिभुज के लेकर के प्रूफ करेंगे, इसीलिए इसको हम समझाए हैं। समझ गया ना जी, फिर से एक बार समझो। देखिए ये आधार है ना, तो इसका भी आधारी अनुपात में रहेगा, समझ गया। ऐसे मत अनुपात कर देना, इसका आधार है इसका ये वाला साइड वाला रहेगा, नहीं। इस त्रिभुज में आधार है तो इस त्रिभुज का आधार ही अनुपात में रहेगा। अगर इधर साइड का लिए तो इसका भी इधर वाला साइड, समझ गया। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से दो त्रिभुज में, कौन कौन, ए ओ पी में, ठीक, और बी आई पी में, दो त्रिभुज दिख रहा है ना। चलते हैं, और दोनों क्या है, समकोण है, याद रखिए। देखिए ये समकोण है, समकोण त्रिभुज मालूम है ना किसको बोलते हैं। अगर एक त्रिभुज में एक कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या उतार रही है, तब पागल उगल हो, हम समझा रहे इधर बस उतारने लगती है, लगता है यहाँ से उड़ल जा रहा है। पढ़ना सुरहे भाई से खाली छाप चुके, क्या करेगी छाप के, इतना सारा तो छाप ली। चलो देखो ये 90 डिग्री है ना, ए ओ पी, यहाँ 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में बी आई पी, देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ समकोण, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए ओ पी एवं, या और लिख सकता है समकोण त्रिभुज क्या, बी आई पी, बी आई पी में हम लोग इसको समरूप पहले साबित करेंगे। समरूप साबित करने का नियम है, इस कोण इस त्रिभुज में ये कोण क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, बताया था अभी ना। तब बोलिए, इस त्रिभुज में ए ओ पी में ओ के पास 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज में आई के पास 90 डिग्री है, तो दोनों 90-90 बराबर हुआ ना। तो दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, ए ओ पी बराबर हो गया क्या, बी आई पी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, है ना। अब देखो इस त्रिभुज में ए पी ओ, ए पी ओ बराबर बी पी आई, कैसे, आई कोण आर कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा। ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा ना जी, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ए पी ओ बराबर बी पी आई, कैसे, शॉर्ट में लिख देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर। चलो अब किसी भी त्रिभुज में ये याद रखना कि अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा क्या होते हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो कौन बच गया, अब यही ना बचा, ए के पास और यहाँ पे बी के पास, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो करना जरूरी नहीं है, किसी भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज क्या है, ए ओ पी, समरूप किसका हो जाएगा,
बी आई पी का हो जाएगा, समझ गया ना। ये समरूप का साइन है, एगो सर्वांगसम का, ये समरूप होता है। आई समरूप के नीचे दो को बराबर का साइन दे देंगे तो कौन सी होगा, सर्वांगसम, बताए थे। तो इस सर्वांगसम का अलग कंडीशन होता है। समरूप का मतलब समान दिखना चाहिए, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। अगर ये भी समकोण है तो वो भी समकोण होना चाहिए, अगर ये वृत्त है तो वो भी वृत्त होना चाहिए। ये समरूप का कंडीशन है। त्रिज्या चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, बस वृत्त दोनों रहना चाहिए, तो दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप, समझ गया। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है, दोनों त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, दोनों वृत्त में दोनों वृत्त का त्रिज्या बराबर होना चाहिए, तो अभी क्या होगा, सर्वांगसम। क्योंकि बराबर का साइन लगा रहता है, मतलब बराबर भी होना चाहिए, समान भी होना चाहिए, समझ गया। लेकिन समरूप में केवल समान होना चाहिए, तो वही ये समान का साइन है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया कैसे, कोण बराबर हुआ। कै गो कोण बराबर हुआ, दो गो। तो कोण को एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, और ए से लिखते हैं, तो दो गो ए लिखेंगे, ए समरूपता से। हाँ, ये थ्योरम है, पढ़ लेंगे हम लोग। अब जब दोनों क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया, तो उसका भुजाएं क्या, अभी बताया ना, अनुपातिक होते हैं, तब तीनों क्या हो जाएगा, भुजाएं अनुपातिक हो जाएगा। लेकिन हम दो ही लेंगे क्योंकि दो ही का यहाँ पे जरूरत है। तो चलो, इसका ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, अनुपातिक, अभी बताया ना। तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटा बी आई ना। अरे इस त्रिभुज का ऊंचाई इस त्रिभुज का ऊंचाई के अनुपात होगा, और इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बाद अनुपातिक होगा ना। तो चलिए, इस त्रिभुज में ए ओ सी में बोलिए आधार कौन है, ओपी, ओपी ना है, ओपी। इस त्रिभुज में बी आई पी में कौन आधार है, पी आई ना। नीचे के तरफ है, उससे का मतलब है वो नीचे के तरफ है, लेकिन आधार क्या है, पी आई। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग फिर इसी तरह क्या करते हैं, एक और त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, अगेन, ठीक है ना, अगेन। ये भी समकोणीय त्रिभुज होगा। कौन कौन, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझो। ए ओ सी देखो है ना, ए ओ सी एक समकोण त्रिभुज है। फिर देखो बी आई सी है, ये वाला है ना। चलो, तब बी आई ए ओ सी एवं बी आई सी में ये भी समकोण है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ई दोनों को बराबर करते हैं, बोलिए, यहाँ 90 डिग्री है ए ओ सी में, अब बी आई सी में आई के पास 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी बराबर कोण, पूछेगा कैसे हुआ, तो दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना, हो गया। अब बोलो, ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर, बताए थे ना। ये लाइन ऐसे काटता है तो नहीं होता समूह कोण से बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए ओ सी, आई एंगल का साइन है जो ऐसे कर दे रहे हैं, ए सी ओ बराबर बी सी आई, बी सी आई या आई सी बी, कहीं लिखिए, जहां कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ये कैसे हो गया, समूह कोण से, वर्टिकली ओपोजिट एंगल उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है ना, समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण से। अब चलिए, इसमें भी दो क्या हो गया, कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज में दो दो बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बोलो, ए ओ सी बराबर समरूप त्रिभुज, यहाँ भी लिख लो बी आई सी, कैसे, ए समरूपता से, ठीक है ना, ए समरूपता से लिख लीजिएगा। अब चलो, इसमें भी क्या हो गया, अब ये समरूप साबित हो गया, तो इसका भी भुजाएं क्या हो जाएगा, अनुपातिक में, तो इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, अनुपात में। तो बोलो, ए ओ बटा बी आई होगा, इसका आधार क्या है, ओ सी, इसका आधार आई सी है ना। तो चलो, ओ सी बटा
ध्यान रखिएगा, पहले इसको, पहला वाला त्रिभुज में इसको ऊपर रखा है और दूसरा वाला त्रिभुज में इसको कहाँ रखे हैं, नीचे। तो अगला वाला में भी ध्यान देना है कि अगला वाला भुजा भी अनुपातिक होगा। तो पहले इस त्रिभुज को ऊपर रखेंगे और तब इसको नीचे रखेंगे, समझ गया। ये ना कि एकरा में ऊपर रख दो एगो इधर वाला लिख दो, ऐसे नहीं होगा। जब जो त्रिभुज का भुजा ऊपर रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आधार आधार के अनुपातिक होगा और ऊंचाई ऊंचाई का अनुपातिक होगा, ठीक है ना। चलिए ये भी इक्वल हो गया, ये कितना हो गया, सेकंड। चलिए अब उतारिए इतना, तो अब हम लोग मिलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम समीकरण 2 माने हैं, ध्यान से देखिए। कॉपी मेरा खत्म हो गया था, इसीलिए इसको मिटा कर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग आए थे, AO बटा BI बराबर OC बटा IC। इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, AO बटा BI बराबर OC बटा IC। देखिए AO बटा, सॉरी यहाँ मिट गया है, AO बटा BI का मान यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में है, क्या है, AO बटा BI का मान OP बटा PI लिख देते हैं, और OC बटा IC क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से ऐसे शॉर्ट में खाली लिख दीजिए, ठीक है ना। पूछेगा कि OC बटा IC तो ठीक है, यहाँ से आप ले आए, पर ये AO बटा BI का मान कहाँ से लिया, तो ये फर्स्ट समीकरण में है ना, AO बटा BI का मान OP बटा PI है, वही लिख दिए, और यहाँ कोष्ठ में लिख दिए क्या, फर्स्ट, ऐसे कर, ठीक है ना। चलिए अब इसी को हम लोग को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ये OP बटा PI ध्यान से समझिएगा, ये ज्योमेट्रिकली है। हम बताए थे कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो जिसमें P शामिल है उसका दूरी तो मालूम है, जैसे OP, देखिए OP, तो E तो मालूम है, क्या हो गया, OP क्या हो गया, O क्या है, अरे ये वस्तु ना है, तो ये वस्तु दूरी हो गया OP। P से O की दूरी जो है ये वस्तुएं ना रखल है, तो ये हो गया क्या, वस्तु दूरी। अब फिर नीचे क्या है, PI, तो ये I के पास क्या है, प्रतिबिंब, तब PI ये क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। लेकिन इधर देखिए OC या IC, OC IC ये क्या है, देखिए OC ये है, IC ये क्या है, इसका दूरी तो मालूम नहीं है, बोलो नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें ध्रुव शामिल नहीं है, तो इसका दूरी हम लोग को क्या है, नहीं मालूम है। इसको मालूम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो तो OC के लिए क्या लिखते हैं, हमको ध्रुव के पास जाना होगा, ठीक है ना, और ध्रुव से कहना होगा कि ए ध्रुव, OP में से हम PC घटा दे रहे हैं, ठीक, OP यहाँ से यहाँ तक दे करके है PC घटा देंगे तो फिर वही ना आएगा। फिर से समझो, सब खत्मे है। और देखो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ई का है O, आई है C, आई है P, यही वाला ना है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मालूम है हमको क्या है, 10 है ना, 10 मालूम। अब OC का मान मालूम है 2, ठीक, तो हमको मालूम करना है 2 को ही फिर दूसरे तरीका से कैसे लिखेंगे, ऐसा करते हैं OP में से PC को घटा देंगे, तब PC मालूम रहेगा था ना, इसका मालूम 2 है तो ये 8 ना बचा, तो ई तो संख्या में है तो पता है, तो 8 में से क्या कर दिए, घटा दिए, 10 में से 2 घटा दिए तो 8 मालूम हो गया। लेकिन जब ये सब नहीं रहेगा तब क्या करें, एक्चुअली में हुआ क्या, OP में से हम कैसे जाने कि 8 आएगा, पूरा 10 में से 2 घटा है तब ना 8 है, तब पूरा का मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, OP में से किसको घटा दिए, OP में से C को घटाएगा, PC घटाएगा, OC घटेगा। चलो देखो तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा ना, तो OP कितना है 10, OC कितना है 2,
कितना आ गया पीसी 8। लेकिन आपको ये वाला नहीं मालूम रहेगा, ये वाला मालूम रहेगा 8। तो ई वाला कैसे निकालिएगा? तो फिर वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पूरा में से क्या करेंगे, ओपी में से क्या घटा देंगे? हमको क्या चाहिए, ओसी ना, तो ओपी में से क्या घटा देंगे, पीसी, हुआ ना। तो ओपी कितना है 10, पीसी कितना है 8, क्या बचा 2, समझ गए। तो हमको ओसी ही ना चाहिए, ओपी माइनस पीसी लिख सकते हैं, ओसी बराबर, बोलो तो यहाँ पे लिख देते हैं, ई तो ठीक है ओपी बटा पी आई। यहाँ क्या लिख देते हैं, ओसी के बदले ओपी माइनस, देखो इसमें पी शामिल हो गया ना, तो इस सब का दूरी मालूम है, कैसे, ओपी का मान मालूम है, पीसी क्या होता है, पी सी वक्रता त्रिज्या की दूरी होता है, याद है ना, तो आर से लिखते हैं। चलो अब नीचे है आईसी, आईसी, आईसी फिर उसी तरह होगा, पीसी में से क्या घटा देंगे, पी आई, आईसी आ जाएगा ना, सेम वही कंडीशन है। तो इसको लिख देते हैं पीसी माइनस आईसी होगा, पी आई होगा, पी सी पी आई, ठीक है ना, पी आई। चलो अब इसको मिटा देते हैं, और यहां से ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये सब अब ऐसा था तो ये ऐसे कैसे हो गया, तो चित्र से ये सब जो बदलाव हुआ इसके बदले क्या हो गया, चित्र से, चित्र में देख लीजिए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओपी बटा पी आई। चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब मान रखते हैं, याद है ना, चिन्ह और संकेत बताए थे ना। तो चलिए ओपी क्या है, ओपी अवतल दर्पण में ओपी क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, यू से, याद है ना, और माइनस यू होता है अवतल दर्पण में, क्योंकि वैसे भी दूरी हम लोग क्या पी से इधर माप रहे हैं, विपरीत ना माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माइनस में ना होता है। फिर उसी तरह पी आई क्या है, प्रतिबिंब दूरी, पी आई प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, ठीक है ना। चलो ओपी, फिर ओपी क्या है, माइनस यू, आई माइनस तो है पहले से, पीसी क्या हो जाएगा, पीसी वक्रता त्रिज्या ना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर, क्योंकि ये भी तो माइनस आर ना होता है, नहीं होगा। अब फिर देखो पीसी माइनस आर, देखो ये माइनस आर होता है या पहले से जो है वो रहेगा, समझ गया, नर्वस मत होना। फिर देखो यहाँ माइनस है, अब पी आई, पी आई क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे, माइनस भी ना, प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं, बताया है चिन्ह पर पार्टी में। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ई क्या हो जाएगा, प्लस ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस, ठीक है ना। अब क्रॉस गुना कर दो, ये दोनों आ जाएगा, इससे गुना ई वाला इससे होगा, चलो गुना करो, माइनस यू आर होगा ना जी, फिर भी से करेंगे तो प्लस यू भी, फिर इसे करो माइनस यू भी होगा ना, फिर भी से करेंगे तो प्लस भी आर होगा। चलो अब एक 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 जैसा है उसको एक तरफ करो, देखो ये दोनों एक है ना, इसको इधर ले आओ, इसको क्या ले जाओ उधर, देखो आर वाला इधर है, चलो इसको इधर ले आएंगे तो यू भी पहले से है, इधर आएगा तो माइनस में है तो किस में आ जाएगा, चलो ये भी आर पहले से था, ई वाला उधर जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, बोलो चलो इसको जोड़ दो, 2 यू भी हो जाएगा, इसमें कॉमन लो, नहीं होगा। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू यू भी, ई जो आर है वो कहाँ चलेगा, इसके नीचे लिख सकते हैं ना, बोलो भी और यू हुआ। अब सुनो ये यू भी जो है इसके नीचे लेके चल, अच्छा देखो ये आर इसके नीचे ले, फिर गुना कराएंगे तो वही ना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यू भी कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो आप बताइए, दिख रहा है ना जी। तो चलो 2 बटा आर,
यहाँ हो गया क्या, भी प्लस यू, और नीचे ये आया क्या चीज, यू भी आया ना जी। तो चलो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं हम लोग, मेरा कॉपी खत्म हो गया। 2/r, देखिए इसको सेपरेट डिवीजन कीजिए। सेपरेट डिवीजन करने का मतलब जो नीचे वाला है ना, ये दोनों ऊपर वाला के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भी है तो नीचे क्या हो जाएगा, यू भी, यू है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, यू भी, और फिर एलसीएम लीजिएगा तो वही वाला ना आएगा। तो ये हो गया क्या, सेपरेट डिवीजन। ठीक है, अब बोलो, भी से भी कटा, यू से यू कटा, और 2/r, ध्यान से समझो, हम लोग पढ़े हैं r बराबर 2a, पढ़े हैं ना। ये कहाँ चला आएगा, 2 नीचे, आई एफ है, ठीक है, एफ के नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, जब उलट जाएगा तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, आर कहाँ आ जाएगा, नीचे, आई 1 कहाँ आ जाएगा, आई एफ आ जाएगा नीचे। तो उलटता है तो दोनों तरफ से उलटता है, तो बोलिए 2/r, 2/r क्या होगा, 1/f होगा। तो यहाँ लिख दो 1/f, इधर क्या बचा, 1/u, इधर क्या बचा, प्रूफ हुआ ना। अब प्लस में है तो घबराना नहीं, यहाँ भी पहले है, यू बाद में है। बहुत सोच रहा है ये कैसे हो गया, अरे प्लस में है, दोनों को इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, सुधार के लिखना है तो लिख सकता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, हो गया। तो यही थ्योरम था, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखा